नमस्कार विद्यार्थियों, आपका लर्निंग मैजिक्स चैनल पर स्वागत है। हम इस चैनल में एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कक्षा 10वीं के सीबीएसई कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 हिंदी की जितने गद्य खंड एवं पद्य खंड हैं उसको व्याख्या करेंगे, उसको संपूर्ण व्याख्या करेंगे यहाँ। और इसके बाद के सीरीज में हम इसमें आए प्रश्नोत्तर एवं संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ को संपूर्ण रूप से देखते हैं। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहले उनका परिचय देखते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले मतलब ऐसे इंसान थे जिनका अधिकतर समय राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मतलब अपनी सेवा से निवृत्ति लेकर अपनी इच्छा से वो क्या करते हैं, वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको समकालीन लेखकों में अग्रगण्य माना जाता है। ठीक है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। उन 13 कुल मिलाकर उन 13 कहानी संग्रहों में से जिनके नाम कुछ हैं वो हैं कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन ये काफी चर्चित उपन्यास रहे हैं। उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? उन्हें पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में उनकी कहानियों का जो मतलब महत्वपूर्ण आधार होता है वो क्या होता है? वह है वर्ग शोषण। देख सकते हो, है वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे समाज में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब वर्ग शोषण के विरुद्ध एक चेतना भी है और हमारे समाज में व्याप्त जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे जो भेदभाव है इनके खिलाफ प्रतिकार भी है उनकी कहानियों में। तो उनकी कहानियां किस्सा गोई शैली में लिखी गई होती है, यानी ऐसी कहानियां जो मतलब मुंह से मुंह में माने कही जाती है, एक जन से दूसरे जन कहते हैं, फिर इस प्रकार से पूरे समाज में फैल जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कहानी चली जाती है। इन ऐसी कहानियों को श्रुति कहानियां कही जाती थी। श्रुति पहले के समय में, क्योंकि पहले आपको पता होगा जब ताड़पत्र भोजपत्र भी नहीं थे, उनके पहले की बात थी, तब कहानियां कुछ इस प्रकार से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मतलब अपना यात्रा करके पहुंच जाते थे। ठीक है। तो ठीक है, हम आते हैं हमारे जो चैप्टर हैं उनके समरी यानी सारांश पर। ठीक है। कि इनका जो मूल तत्व है, इस कहानी का मूल तत्व यही है जो आप देख रहे हैं। वो कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों और उनके कण कण से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही तो देशभक्ति है। यानी देशभक्ति ये नहीं कि आपने एक सटीक 2-4 अवसरों में देशभक्ति दिखा दी, जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी, और उसके बाद आप फिर बोरिया बिस्तर बांध ली और आपको देशभक्ति का कुछ भी याद न रहा। ठीक है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसमें कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि देखिए हमारे देश में तो करोड़ों नागरिक हैं। ठीक है। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं कैप्टन चश्मे वाले जैसे कितने लोग हैं जो अपने स्तर पर इस देश के प्रति अपनी देशभक्ति क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको बयां करते हैं, उनको जाहिर करते हैं। ठीक है। कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। ठीक है। तो कहानी इस बात को भी कहती है कि इसमें केवल बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल है जो अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं अच्छा है
है ना, जो इस प्रथा को आगे लेकर जाएंगे। तो देखिए इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हो जाता है वो क्या है? इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो हो गया कि आपका जो देशभक्ति की भावना है, ठीक है, एक हो गया देशभक्ति, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें कि इसके जो प्रमुख चरित्र हैं वो चरित्र हैं, एक है हालदार साहब, ठीक है, हालदार साहब एक चरित्र है। फिर एक चरित्र है ये चश्मे वाला, ठीक है, चश्मे वाला जिसको हम लोग कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं, ठीक है, ये एक चरित्र है। और एक चरित्र है आपका पान वाला, ठीक है। और अंततः जो हमें क्रिया देखने को मिलती है वो बच्चों के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा होता है जहां पर वो सरकंडे का चश्मा बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इस पाठ को संपूर्ण रूप से देखते हैं। सबसे पहले नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ये ब्यौरा था, उस जगह का ब्यौरा था, ठीक है। ये हमारा प्रमुख स्थान जहां पर ये घटना घटित होती है, ये कहानी घटित होती है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती, आपको पता ही होगा। कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, ठीक है, ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। हमारी कहानी का जो मैंने इसके पहले जितने सारे चरित्र बताए हैं, जो भी बताए, है ना, इनका जो मतलब ध्रुवीकरण होता है, ये जिनके चारों ओर ये कहानी घूमती है वो हैं हमारे सुभाष बाबू, है ना, वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो यहां देखिए ऐसा हुआ कि समय की कमी या फिर आप कह सकते स्रोत की कमी के कारण मूर्ति को जैसे तैसे बनवा लिया गया। बना कौन दिए? ये वही वहाँ जो हाई स्कूल है, इकलौता हाई स्कूल, वहाँ के ड्राइंग टीचर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनवा दिया था, मतलब उनसे बनवा गया थी मूर्ति, ठीक है। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, ठीक है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ठीक है। ऐसी मूर्तियां होती है जिसको हम लोग कहते हैं बस्ट साइज है ये, ठीक है। इसके हाथ नहीं होते, है ना, छाती तक होते हैं, मस्तक होते हैं और इनको चौराहा पर स्थापित कर दिया जाता है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, हाँ, नेताजी इसमें सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो थी क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, है ना। अब इस कहानी का जो कौतूहल है यही चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम है। देखिए कैसे हालदार साहब जब पहली बार
इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब कस्बे के नागरिकों ने जो ये प्रयास किया है ये काफी सराहनीय है। ऐसा उन्हें लगता है कि ये नागरिकों का कुछ किया कराया होगा, उनका वो समझते होंगे अपना दायित्व है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसे हालदार साहब को लगता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, महत्व किसका है, उस भावना का है, जो माने उस भावना का है। वरना तो देशभक्त भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, देशभक्ति है ना, ये जो देशभक्ति भी है आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस भावना को, तो हालदार साहब को ये चीज काफी अच्छा लगा कि इन लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा जो है वह दूसरा है, वो पहले वाला चश्मा नहीं। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, वो काफी उत्साहित हो गए। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ठीक है, अब ये सवाल वो संभाल के नहीं रख पाए और अब पूछ ही डाले पान वाले से। तो देखो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब ये देखिए, ये और एक मजेदार चीज है, पान वाला भी एक बहुत अजब कैरेक्टर है ना। इसमें वो एक काला मोटा, उनका चरित्र देखिए, वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। अब देखिए आंखों ही आंखों में कैसे हंसते हैं लोग, उसकी तोन थिरकी। अब आप समझ ही रहे हैं कि कैसी स्थिति रही होगी। उनकी तोन थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब ने कहा, क्या करता है ना, वो समझे नहीं कुछ, है ना। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, ऐसा पान वाले ने कहा। यानी कोई ग्राहक अगर आ जाता है तो वो क्या करता है, चश्मे वाला वही वाला फ्रेम जो नेताजी पहने हैं वो ग्राहक को दे देता है और एक नया दूसरा फ्रेम जो है वो वहां लगा देता है नेताजी को। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा कैप्टन चश्मे वाले को लगता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः क्या करता है, नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, हालदार साहब सोचते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले को फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, आप समझ सकते हैं, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, वही उसकी तोंद फिर थिरकी, है ना। कत्थे का डंडा, मतलब जो डंडी है उनको उन्होंने फेंका, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर साहब बनाना भूल गया। जो मास्टर है ना, जिनको यह काम मिला था, मोतीलाल मास्टर, वह यह बनाना भूल गया चश्मा। तो पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए एक चकित द्रवित करने वाली बात थी यह। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे
कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। हालदार साहब हर चीज सोच लेते हैं, हर संभावना को सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ हो सकता है। तो हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा तो कहीं उसका। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान माने एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो हालदार साहब ने सोचा कि तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए। यानी हालदार साहब भी पिछले 2 सालों से आना जाना कर रहे थे और ये बदलाव उन्हें काफी अच्छा लगता था। हर दिन हर बार चश्मे का कुछ नया फ्रेम देखने को मिलता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। तो ये काफी दुखद समाचार थी हालदार साहब के लिए, क्योंकि उनके लिए कौतूहल था, उत्साह था, एक सम्मान था उस चश्मे वाले के प्रति, है ना, जो अपनी क्षमता के अनुसार जितना वो कर सकता है अपनी देशभक्ति को बयां कर रहा है। लेकिन अचानक से यह खबर उनको दहला देने वाली खबर थी। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, वो सोचते रहे। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इस चैप्टर का एक कंक्लूजन आप मान सकते हैं। वे बार बार सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का, उस देश का
जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो लोग देशभक्त हैं सही मायने में, उसकी इज्जत नहीं करते लोग और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ऐसा हालदार साहब अनुमान लगा रहे थे। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो वो पूरी तय कर चुके थे कि हम पान की दुकान में नहीं रुकेंगे और मैं उस मूर्ति की तरफ देखूंगा ही नहीं। यहाँ तक कि ड्राइवर को कह दिया कि आप आगे बढ़ जाओगे, रुकना नहीं यहाँ। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी और ड्राइवर ने काफी जोर से ब्रेक मारे। राह चलते लोग उसकी तरफ देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसने ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उसके सामने जाकर हालदार साहब अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं ना, ठीक वैसे ही हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि देशभक्ति एक ऐसी चीज है ना, जो वैसे ही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है। लेकिन उन्हें यह बात द्रवित भी करती है और कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी होती है, गर्व होता है कि जो बच्चे हैं वो देशभक्ति की भावना को अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। उनके अंदर ये भावना है, ये उनको काफी अच्छा लगा और यही सोच उनके आंखों में पानी भर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हालदार साहब और नेताजी की वो मूर्ति, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, और ये अंत में जो बच्चों द्वारा ये काम किया गया, एक संपूर्ण तौर पर एक सटीक यथार्थ को आपके सामने रखता है। ठीक है, नेताजी का चश्मा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसके अगले सीरीज में हम इस कहानी में आए प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे और संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे उत्तर सहित। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सहयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद।